यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी लेक्चर सीरीज के अगले भाग में आज हम देखेंगे यूनिट 3 शरीर रचना और क्रिया। इस इकाई में हम आयुर्वेद की उस समग्र दृष्टि को समझते हैं जो शरीर की बनावट और उसके कार्य दोनों को एक साथ रखकर देखती है। शरीर शब्द की धातु में क्षय, परिवर्तन और वृद्धि का बोध है, अर्थात शरीर निरंतर बदल रहा है। रचना शरीर के अवयवों की संरचना और व्यवस्था है, जबकि क्रिया वे सभी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को चलाती हैं। इसीलिए शरीर रचना क्रिया आयुर्वेदिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का समन्वित अध्ययन है, जो स्वास्थ्य और रोग दोनों में देह, मन और आत्मा के परस्पर संबंध को स्पष्ट करता है। आयुर्वेद में रचना क्रिया का अध्ययन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि निदान और उपचार की जड़ इन्हीं में है। शरीर का प्रत्येक कार्य वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों से संचालित होता है। प्रत्येक धातु और प्रत्येक अंग पर इनका विशिष्ट प्रभाव है। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे स्रोतसों की अवस्था, मर्म बिंदु, अग्नि और चयापचय रोग की प्रवृत्ति और चिकित्सा योजना दोनों को प्रभावित करती है। आयुर्वेद यह भी मानता है कि मन और आत्मा शरीर में ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए शारीरिक मानसिक अंतःक्रिया को समझे बिना संपूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं। अब गर्भ शरीर की ओर चलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र और आर्तव ये पिता और माता के प्रजनन तत्व समुचित काल और अनुकूल क्षेत्र में मिलकर गर्भ का निर्माण करते हैं। शुक्र धातुओं के क्रमिक पोषण का सार है। स्निग्ध, शुक्ल वर्ण और शीतल स्वभाव का माना गया है। इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं गर्भोत्पत्ति, वीर्यबल और धैर्यबल का पोषण। आर्तव स्त्री का प्रजनन तत्व है, जिसमें अंडाणु और ऋतुचक्र की शुद्धता सम्मिलित है। यह पित्त और रस रक्त स्रोतस की साम्यावस्था से पुष्ट रहता है। आहार विहार, अग्नि की स्थिति और मनोभाव तीनों ही शुक्र और आर्तव की गुणवत्ता को उन्नत या क्षीण कर सकते हैं। गर्भाधान तब सिद्ध होता है जब 4 कारक अनुकूल हों: ऋतु अर्थात उपयुक्त समय, क्षेत्र अर्थात स्वस्थ गर्भाशय, अंबु अर्थात पोषक रस और बीज अर्थात दोष दूषण से मुक्त शुक्र आर्तव। सूत्र रूप से पहले संयुग्मन होता है, फिर कलल अवस्था बनती है और गर्भाशय में रोपण के बाद भ्रूण का क्रमिक विकास चलता है। त्रिदोष भ्रूण विकास में विशिष्ट कार्य करते हैं: वात गति और रूप निर्माण का, पित्त परिवर्तनों, वर्ण और चयापचय का, और कफ स्थैर्य, संरचना और स्निग्धता का। माता के आहार निद्रा सत्व की गुणवत्ता भ्रूण तक रस के माध्यम से पहुंचती है। अतः गर्भवती की दुष्ट विहार से दोष वृद्धि भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। मासानुमासिक विकास का संक्षेप यह है कि प्रथम मास में कलल या बुदबुद रूप, द्वितीय में सघनीकरण और हृदय बीज, तृतीय में शिर अंग अंगुली की रूपरेखा, चतुर्थ में हृदय का अधिक स्पष्ट गठन, पंचम में त्वचा और अंगों की गति का अनुभव, षष्ठ में केशनख और इंद्रियों का उन्नत विकास, सप्तम में अस्थिमांस का बल, अष्टम में सूक्ष्म स्रोतसों और मन का परिपाक, नवम में धातुओं का समेकन और दशम में स्वाभाविक प्रसव की तैयारी पूर्ण मानी जाती है। सामान्य विकास के लक्षण मात्रा, गति, स्पंदन सब मातृ पोषण और दोष साम्य पर निर्भर हैं। गर्भिणी परिचर्या में हल्का पौष्टिक दोष संतुलित आहार, नियमित निद्रा, शांत वातावरण, मध्यम व्यायाम और योग प्राणायाम लाभदायक हैं। सद्वृत्त, मंगल श्रवण पठन और सकारात्मक भाव भ्रूण के मानस विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार गर्भ शरीर का ज्ञान न केवल चिकित्सा में बल्कि निवारक और प्रसव पूर्व देखभाल में भी मार्गदर्शक है। अब शरीर प्रमाण, संख्या शरीर, अंग प्रत्यंग, कोष्ठांग और आशय पर विचार करें। प्रमाण का अर्थ है माप, देह की ऊंचाई, परिधि, अनुपात और क्षमता के मानदंड। अंगुली प्रमाण यानी अपनी उंगली की चौड़ाई से नाप, और अंजलि प्रमाण यानी दोनों करमुष्टियों से बनने वाला आयतन, ये आयुर्वेद के व्यक्तिगत माप हैं जो शरीर अनुपात, असाम्यता और शल्य कर्म में मार्गदर्शन देते हैं। संख्या शरीर में शरीर घटक की गणना आती है, जैसे अस्थियों की कुल संख्या का पारंपरिक वर्णन, स्रोतसों का वर्गीकरण, 107 मर्म बिंदुओं का विवेचन, ताकि अध्ययन व्यवस्थित और शल्य निपुणता सुरक्षित रहे। अंग, प्रत्यंग और कोष्ठांग आयुर्वेद शरीर को स्थूल विभाजनों में समझता है। अंगों में शिर,
ग्रीवा, वक्ष, पृष्ठ, श्रोणी, ऊरु, जानू, जंघा, पाद, बांह और पाणी जैसे प्रधान भाग आते हैं। प्रत्यंग में नख, नेत्र, ओष्ठ, अंगुलियां जैसी सूक्ष्म इकाइयां और कोष्ठांग में वक्ष, उदर, जठर, आंत्र आदि आंतरवर्ती अवयव। कोष्ठ की प्रकृति मृदु, मध्य या क्रूर, आंत्रगति, पाचन और दोष प्रवृत्ति बताती है। आशय वे भंडार हैं जहां विशिष्ट द्रव्य या दोष ठहरते हैं। हृद आशय, उदराशय, आमाशय, पक्वाशय, शिरो आशय, गर्भाशय, रक्ताशय इत्यादि, जिनका ज्ञान स्थानिक रोग निदान और लक्षित चिकित्सा का आधार है। अब देह प्रकृति और मानसर प्रकृति। देह प्रकृति गर्भाधान के क्षण में त्रिदोषों के संयोग से बनती है। माता पिता के बीज गुण, मातृ स्वास्थ्य, ऋतु परिस्थिति और सूक्ष्म कर्म संस्कार सब मिलकर उस मूल खाके को निर्धारित करते हैं जो जीवन भर आधार बना रहता है। वात प्रधान व्यक्तियों में हल्का शुष्क देह, चलायमानता और अनियमित जठराग्नि। पित्त प्रधान में उष्णता, तीव्र पाचन, तीक्ष्ण बुद्धि पर क्रोध प्रवृत्ति। कफ प्रधान में स्थिरता, स्निग्धता, मंदाग्नि और भार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है। द्वंद्वज प्रकृतियां वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ मिश्रित लक्षण दिखाती हैं। सम त्रिदोष प्रकृति दुर्लभ पर सामान्यतः सुदृढ़ मानी जाती है। मानस प्रकृति सत्व, रजस और तमस इन त्रिगुणों के अनुपात से बनती है। सत्व शुद्ध, करुणा, स्थिरता और ज्ञान प्रियता लाता है। रजस गतिशीलता, स्पर्धा और चंचलता। तमस जड़ता, निद्रा और अवसाद प्रवृत्ति। अधिकांश लोगों में एक दो गुण प्रमुख होते हैं। व्यवहार, तनाव प्रबंधन, संबंधों और साधना में मानस प्रकृति का सीधा प्रभाव दिखता है। आयुर्वेद का उद्देश्य है तमस से रजस और रजस से सत्व की ओर उन्नयन, ध्यान, प्राणायाम, सत्संग और सद्वृत्त के द्वारा। व्यवहार में इसका अर्थ है अपनी प्रकृति पहचाने, फिर उसी के अनुकूल दिनचर्या और ऋतुचर्या अपनाएं। वात प्रवण को उष्ण स्निग्ध, नियमित भोजन और स्थिरतादायी अभ्यास। पित्त प्रवण को शीतल आहार, संयम और क्रोध नियंत्रण। कफ प्रवण को हल्का उष्ण आहार, नियमित परिश्रम और आलस्य विरुद्ध जागरण। मानसिक पक्ष में उत्तेजक पदार्थों की मात्रा घटाकर सात्विक आहार विचार को बढ़ाना हितकर है। अब दोष, सप्तधातु और मल विज्ञान। दोष वे नियामक तत्व हैं जो साम्य में रहें तो स्वास्थ्य, विकृति में जाएं तो रोग का कारण बनते हैं। वात गति और संचार का, पित्त पाचन परिवर्तन का, कफ संरचना स्नेहन और स्थैर्य का अधिष्ठाता है। इनके उपविभाग जैसे प्राण उदान, समान, व्यान, अपान, पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोकक, साधक, क्लेदक, बोधक, अवलंबक, तर्पक, श्लेषक विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करते हैं। धातु 7 हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आर्तव, जो आहार रस से क्रमशः पोषित होते हैं। उपधातु और अंत में ओजस इनका सार माना गया है। मल, पुरीश, मूत्र और स्वेद स्वाभाविक रूप से बनकर समय पर बाहर निकलना चाहिए। इनके स्वरूप, मात्रा, गंध आवृत्ति से पाचन और दोष स्थिति का अनुमान होता है। स्वास्थ्य का त्रिपुट यही है: दोष, धातु, मल की सम्यक स्थिति। चलें अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी, पर्व और कंडरा पर। अस्थि देह की कठोर आधार रचना है, कपाल, वलय, नालिका, तरुण और रुचक जैसे रूपों में वर्णित। संधि वह युति है जहां अस्थियां मिलती हैं, कुछ चलायमान जैसे कुरपर जानू, कुछ अचल जैसे कपाल सूत्र और कुछ अल्प गतिशील जैसे जननांगी संधियां। स्नायु उन रेशेदार तंतुओं का व्यापक नाम है जो अस्थि या मांस अस्थि को जोड़कर स्थिरता और बल संप्रेषण करते हैं। इनमें प्रधानवत, वृत्त, स्थूल और रज्जु जैसे रूप बताए गए हैं। पेशी मांस धातु का संगठित रूप देह को आवरण, आकृति, गति और स्थैर्य देती है। पारंपरिक वर्णन में कुल 500 पेशियां कही गई हैं, जिनका वितरण मुख्यतः अंग प्रत्यंग में है और 12 प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं। पर्व वे महत्वपूर्ण जोड़ स्थल हैं, जैसे कुरपर जानू मणिबंध, जो माप निर्धारण और रोग निदान में लैंडमार्क्स बनते हैं। कंडरा वे मोटी दृढ़ तंतु रस्सियां हैं। शल्य तंत्र और फिजियोथेरेपी दोनों में इस समूहीकृत ज्ञान का अत्यधिक उपयोग है। अब स्रोतस, धमनी, शिरा और नाड़ी। स्रोतस प्रवाह के मार्ग हैं, स्थूल और सूक्ष्म, जिनसे आहार, रस, धातु, दोष और मल का संचरण होता है। चरक ने प्रमुख 13-14 स्रोतस बताए: प्राणवह, उदकवह,
अन्नवः रसवः रक्तवः मासवः मेदोवः अस्थिवः मज्जावः शुक्रवः पुरीश्वः मूत्रवः स्वेदवः तथा स्तन्यवः आर्तवः। स्रोतोदुष्टि 4 प्रकार से समझी जाती है: संघ, संकोच, अतिप्रवाह और विमार्ग गमन, और चिकित्सा इन्हीं को साधने पर केंद्रित होती है। धमनी स्पंदित वाहिकाएं हैं। हृदय प्रदेश से 24 मुख्य धमनियां बताई जाती हैं, जो ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक दिशाओं में वितरित होकर ऊष्मा पोषण का वहन करती हैं। शिरा अप्रस्पंद वाहिकाएं हैं, रक्त प्रवाह की वापसी और द्रव वहन का कार्य करती हैं। सुश्रुत के अनुसार 700 शिराएं विस्तृत शाखाओं सहित वर्णित हैं। रक्त मोक्षण की परंपरा में विशिष्ट शिराओं का महत्व है। नाड़ी शब्द स्थूल नलिकाओं से लेकर सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों तक प्रयुक्त है। नाड़ी परीक्षा में कलाई का स्पंद आयुर्वेदिक निदान का मूल उपकरण है। ओजस आयुर्वेद में जीवन शक्ति का परम सार है, धातु पोषण की पराकाष्ठा जो प्रतिरक्षा, स्थिरता और तेज प्रदान करती है। इसका मूल स्थान हृदय माना गया है, पर व्याप्ति सर्वांग में है। पर ओजस अत्यल्प, सूक्ष्म और प्राणधारक है। अपर ओजस तुलनात्मक रूप से अधिक होकर समग्र प्रतिरोधकता, दीर्घायु और मनोबल को पुष्ट करता है। सम्यक ओजस से वर्ण प्रभा, स्थिर ऊर्जा, शांत चित्त और रोग प्रतिरोध दिखाई देता है। क्षीण ओजस में बार बार संक्रमण, थकान, निद्राभंग, उद्वेग और कंठ हृदय क्षोभ जैसे लक्षण उभरते हैं। ओजस वर्धन का मार्ग है सम्यक अग्नि, सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या, मध्यम व्यायाम, योग ध्यान और रसयान जैसे घृत, दुग्ध, खजूर, बादाम, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और च्यवनप्राश व्यक्ति अनुकूल परामर्श के साथ। अग्नि वह रूपांतरकारी शक्ति है जो आहार को रस, धातु और अंततः ओजस में बदलती है। जठराग्नि आमाशय ग्रहणी में स्थित मुख्य पाचन अग्नि है। इसकी अवस्थाएं सम, मंद, तीक्ष्ण और विषम संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा तय करती है। धात्वाग्नि 7 धातुओं में क्रमिक चयापचय कराती है। रक्त का वर्ण, मांस का पोषण, मेद का स्नेहन, अस्थि की कठोरता, मज्जा का पूरण और शुक्र आर्तव का संचार इन्हीं पर टिका है। भूताग्नि 5 महाभूतों के सूक्ष्म स्तर पर आहार तत्वों का मेल मिलाप कराती है, ताकि बाह्य भोजन देह के आंतरिक तत्वों से संगत हो सके। ऋतु, आयु, आहार विहार और मनोदशा सब अग्नि को प्रभावित करते हैं। इसलिए गर्म, ताजा, मात्रा अनुकूल भोजन, दीपन पाचन द्रव्य, नियमितता और आवश्यकतानुसार पंचकर्म ये सब अग्नि साम्य के साधन हैं। अंत में मर्म वे संवेदनशील जीवन बिंदु जहां अस्थि, संधि, स्नायु, मांस और सिरा का संगम होता है। सुश्रुत ने 107 मर्म बिंदु बताए हैं। संरचनात्मक आधार पर मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म, क्षेत्रानुसार शाखा, मध्य शरीर और ऊर्ध्व जत्रु और परिणामानुसार साध्य प्राण, कालांतर प्राण, विशल्यघ्न, वैकल्यकर और रुजाकर इनकी श्रेणियां हैं। शल्य कर्म में मर्म ज्ञान प्राण रक्षा है। चिकित्सीय स्पर्श, अभ्यंग और मर्मा चिकित्सा से स्थानीय रक्त प्रवाह, स्नायु तंत्र और दोष संतुलन में लाभ मिलता है। इस समूचे विवेचन का निष्कर्ष यह है कि आयुर्वेद शरीर की रचना, क्रिया, प्रकृति, दोष धातुमल, स्रोतस और अग्नि इन सबको परस्पर गूंथे हुए ताने बाने के रूप में देखता है। गर्भ से लेकर वयस्कता तक, ओजस से लेकर मर्म तक, हर स्तर पर सम्यक ज्ञान निवारण, निदान और उपचार तीनों का प्रकाश स्तंभ है। जब अग्नि संतुलित, स्रोत स्वच्छ, दोष सम, धातु पुष्ट, मल नियमित, ओजस प्रबल और मन सात्विक होता है, तभी स्थायी स्वास्थ्य, दीर्घायु और आंतरिक प्रसन्नता संभव होती है।